गुड मॉर्निंग टू ऑल। भरत जी अभी जुड़े नहीं है, जो कल क्लास में थे। 2-3 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैं हल्का-सा आपको वापस ब्रीफ कर देता हूँ कि कल हमने क्या देखा था। अभी तक इससे पहले जो क्लास हुई थी, कल से भी पहले, उसमें हमने डिफरेंशिएशन देखे थे और डिफरेंशिएशन में हमने ये देखा था कि डिफरेंशिएशन सिंपल किस प्रकार से होता है, उसके रूल्स वगैरह देखे थे और उसमें ऑप्टिमाइज़ेशन की प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था। आप में से कोई रिपीट कर सकता है, थोड़ा-सा बता सकता है कि किस प्रकार से सिंपल डिफरेंशिएशन के केस में हम ऑप्टिमाइज़ेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है? उससे क्या आप कैच अप कर पाएँगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और सिंपल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है? इकबाल जी बताइए, मोहम्मद जी है ना? चंद्रशेखर जी? हाँ, बताइए। हुँ, किसे ज़ीरो करते हैं? किसे ज़ीरो करते हैं? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या होता है, जो भी आपको फंक्शन दिया होता है, उस फंक्शन को हम उसका उसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है। अभी तक आप मल्टी वेरिएबल केस नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टी वेरिएबल, मतलब कल मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसमें केवल एक वेरिएबल होता है। उस एक वेरिएबल के रेफरेंस में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि आपने जो फंक्शन पढ़ा था सिंपल, वो था y इज़ ए फंक्शन ऑफ x ओनली। यानी कि y केवल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। तो केवल सिंगल वेरिएबल था। उस सिंगल वेरिएबल के केस में हम उसी सिंगल वेरिएबल से के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे, पहली चीज़ तो। और डिफरेंशिएट करके फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये कहती है कि डिफरेंशिएशन करने के पश्चात हम जो भी आपके पास वैल्यू आती है, उसे 0 पुट करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। 0 पुट करने के बाद आप क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, जो कि उस फंक्शन के वेरिएबल की उस वैल्यू होगी। वेरिएबल की जो वैल्यू हम निकालते हैं, वो क्रिटिकल वैल्यू। सपोज़ अगर फंक्शन आपका कॉस्ट फंक्शन है, तो आप q के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करेंगे और q की कोई भी वैल्यू निकालेंगे 0 करके। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 रखेंगे, 0 करके हम वैल्यू निकालेंगे। ये जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है, ये आपका क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज कहलाता है या फिर ये स्लोप कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज तो हमने निकाल ली। ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसके ऊपर जो भी वैल्यू q की है, सपोज़ 10 आई, 15 आई, 20 आई, जो भी वैल्यू आई, उसके ऊपर आपने फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके 0 निकाला और क्रिटिकल वैल्यू आपको मिल गई। आपका इंटरेस्ट इसमें है कि क्या ये मैक्सिमा है, मिनिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा है, रिलेटिव मिनिमा है या फिर ग्लोबल मैक्सिमा है या ग्लोबल मिनिमा है। उसके लिए आप चेक करते हैं केवल और सेकंड डिफरेंशिएशन अगेन निकालते हैं उसी का, जिस चीज़ का जो फंक्शन था उसका सेकंड डिफरेंशिएशन या फिर जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकला है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन। अब उसके ऊपर वापस आप क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर चेक करते हैं कि ये जो मैंने वैल्यू निकाली है वो नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। या तो वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी। ये तीनों कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब अगर ये नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं कि ये मैक्सिमा है। अगर ये पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं ये मिनिमा है। ठीक है? यहाँ तक ये आपका क्या था कि केवल सिंगल आपने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंडीशन उसके बेस पर हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक केवल वेरिएबल क्या था, हमारा एक ही था। तो जब तक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल आता है, वो आपका कहलाता है सिंपल डिफरेंशिएशन के बेस पर हो जाता है सॉल्यूशन। अब जो आगे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये कहता है कि अगर एक वेरिएबल नहीं हो, 2 वेरिएबल। जनरली जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में जितने भी फंक्शन हैं,
कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं जिसमें केवल वेरिएबल एक ही हो। अगर आप प्राइस भी ले लेंगे तो प्राइस भी डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऐसे करके कम से कम 50-60 फंक्शंस और गिना सकते हैं जिनके ऊपर प्राइस डिपेंड करती है। अलग 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 है। अभी अब तो आजकल जब इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे उसमें बिहेवियरल वेरिएबल्स और आ गए, है ना, कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर प्राइस डिपेंड करती है, सॉरी डिमांड डिपेंड करती है। तो ये आपका जो डिमांड फंक्शन हुआ, इसी प्रकार से आप और भी फंक्शन ले लीजिए, कॉस्ट फंक्शन भी ले लीजिए। तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो भी फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग होता है। तो इकोनॉमिक्स में सारी प्रॉब्लम्स आपकी मल्टी वेरिएबल फंक्शन की प्रॉब्लम। तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन में कैलकुलस किस प्रकार से यूज होगी और वहां पे मैक्सिमा क्या होगा, अ, अभी भी भरत जी जुड़े नहीं है हमसे, तो उसे हम देखना है। इसी को मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि मल्टी वेरिएबल के केस में हमारी कंडीशंस क्या होंगी। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे मल्टी वेरिएबल क्या चीज है। मल्टी वेरिएबल का मतलब अगर आपके फंक्शन में 2 या 3 चीजें वेरिएबल होती हैं तो आप मल्टी वेरिएबल कहते हैं। इसमें हम एक डिफरेंशिएशन करते कैसे? डिफरेंशिएशन सारी चीजें वही होगी जैसा कि पहले होता था, सिंपल डिफरेंशिएशन। यहाँ हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चालाकी करते हैं। हम ये करते हैं कि जब हम एक का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दूसरे को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी कि आप किस चीज के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक फंक्शन आपको मैंने अगर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये z इज इक्वल टू a है। इसका मतलब आप कहेंगे कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। z x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आप अगर ये देखेंगे कि आप तो जेड एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन करें? इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल यानी कि आप जेड का एक बार एक्स के साथ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और एक बार वाई के साथ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो आ जाती है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आ जाएगी। जब मैं इस जेड का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं इसको जेड एक्स बोलूंगा, जब वाई के साथ करूंगा इसको जेड वाई बोलूंगा। और डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा, जब आप x के साथ कर रहे हैं तो आप x को वेरिएबल मान लें, y को कांस्टेंट मान लें। जब आप y के साथ कर रहे हैं, y को आप वेरिएबल माने, x को कांस्टेंट। ये बड़ा सिंपल सी टेक्निक है जो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। अब क्या करिए, जो भी आपके पास x का डिफरेंशिएशन और y का डिफरेंशिएशन आए हैं उसकी वैल्यूज को जीरो रख दीजिए। जीरो रखने के बाद आप क्रिटिकल वैल्यूज निकालें, तो आपके पास x और y के अलग अलग कॉम्बिनेशन की क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो वही है जो कि सिंपल डिफरेंशिएशन में थी, सेम पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी रहेगी। लेकिन अब प्रश्न आता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितना हो सकता है, बताइए। आप में से कोई अनुमान लगाइए इस सेकंड ऑर्डर के केस में इसमें क्या होगा। एक बार मैंने जो मेरा फंक्शन था उसको x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया, उसको जीरो रखा, y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट माना और उसे जीरो रखा। ये चीज क्या बताती है कि सेटेलाइट पैरेबसली आप एक चीज को वेरी कर सकते हैं, दूसरे को सबको कांस्टेंट मान लीजिए। अगर आपके पास 10 वेरिएबल भी हैं तब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन x के साथ निकाल सकते हैं, रिमेनिंग 9 वेरिएबल्स कांस्टेंट, 9 अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, उन सबको कांस्टेंट ट्रीट करिए और x के साथ डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जो भी फंक्शन है उसमें हम जितने चाहे उतने डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। हमें करना यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन में कि दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है, जिसे हम कहते हैं सेटिरस पैरेबसली। अगर हम ये कहेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, देन वी विल calculate partial differentiation. We will differentiate the function with reference to price of x, remaining other things constant, means remaining the price of y is remaining constant, income of the consumer is remaining constant, and other also जो जितने भी others available variables are remaining, or all other variables are remaining constant. तो आपने केवल x प्राइस ऑफ x के साथ में उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब वापस जब प्राइस ऑफ y का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, उसके लिए प्राइस ऑफ y के साथ में डिफरेंशिएट कर दीजिए, पी वाई को आप वेरिएबल मान लीजिए। इसी प्रकार इनकम के साथ में क्या है, उसको m के साथ में डिफरेंशिएट कर दीजिए और इन सबको जीरो रखिए।
तो जो हमारा केस हमने लिया था 2 वेरिएबल का x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, उसको अभी भी देखिए बहुत लोग जुड़े नहीं हैं, फिर वो कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। तो सेकंड वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जब पार्शियल की वो आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ बताइए कितने केसेस हो सकते हैं, ये मैं आप जो लोगों से जानना चाह रहा हूँ ताकि कि आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट आएगा। एक बार मैंने x के साथ डिफरेंशिएट किया, एक बार मैंने y के साथ किया। अब सेकंड ऑर्डर निकालना है। सेकंड ऑर्डर क्या-क्या हो सकते हैं बताइए? क्या हो सकता है देखिए, zx एक बार आपने निकाला, zx का मतलब x के साथ डिफरेंशिएशन, zy निकाला, y के साथ डिफरेंशिएशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग x रिमेनिंग कांस्टेंट। अब जब सेकंड डिफरेंशिएशन की आप बात करेंगे, तो आप 4 चीजें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो आपने zx पहले निकाला था, यानी कि x को वेरिएबल माना था, y को कांस्टेंट माना, उसमें आप वापस उसका सेकंड डिफरेंशिएशन x को वेरिएबल मानते हुए निकाल दीजिए, जिसे हम कहेंगे zxx। दूसरी बार आप y को वेरिएबल मानते हुए निकाल दीजिए, जिसे हम कहेंगे zxy। इसी प्रकार जो आपने zy निकाला था, उसमें भी आप एक बार x को वेरिएबल मानते हुए निकाल दीजिए, उसको कहेंगे zyx। और दूसरी बार y को वेरिएबल मानते हुए निकाल लीजिए, उसे कहेंगे zyy। क्लियर? ये 4 निकल गए। लेकिन इफेक्टिवली इसके अंदर ये 3 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो zyx इज इक्वल टू zxy आएगा। ये एक थ्योरम से आता है। तो zyx इज इक्वल टू zxy हुआ। इस कारण से हम कहेंगे कि सेकंड डिफरेंशिएशन अगर 2 वेरिएबल है तो 3 निकलेंगे। ऐसे ही अगर 3 वेरिएबल होते हैं तो आप और भी निकाल सकते थे। जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। और आपको क्या देखना है, ये जो पहले वाले डिफरेंशिएशन जो आपने निकाला था फर्स्ट ऑर्डर, उसमें आपने जो क्रिटिकल वैल्यूज निकाली थी फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो करके, उन क्रिटिकल वैल्यूज की वैल्यूज जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो आपको इन जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशंस निकाले हैं, उन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशंस में पुट अप करनी होगी। पुट अप करने के बाद अगर आपकी ये वैल्यूज नेगेटिव आती हैं, कंटिन्यूअसली नेगेटिव आती है, तब आप कहेंगे ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमा, और नेगेटिव आती है तो आप कहेंगे मैक्सिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा है। अगर ये पॉजिटिव आती है तब आप कहेंगे कि ये कौन सी दो वैल्यूज, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे एफ एक्स एक्स या सॉरी जेड एक्स एक्स या और जेड वाई वाई, ये दो आपको चीजें लेनी। तीसरी दूसरी जो कंडीशन इसमें वो कहती है कि जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई दोनों ही डिफरेंशिएशन जेड एक्स एक्स क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकंड इज आल्सो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड जेड वाई वाई क्या है, फर्स्ट विथ वाई एंड सेकंड इज आल्सो विथ वाई। तो ये दोनों ही जब आपके नेगेटिव होंगे, दोनों ही नेगेटिव, तब आप कहेंगे ये मैक्सिमा है। जब ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे तब आप कहेंगे ये मिनिमा है। दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है? अब अगर इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये इनडिटर्मिनेट कंडीशन हो जाएगी। इसमें आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। और उसमें तीसरी पॉइंट जो आपका आता है वो ये है कि एफ सॉरी जेड एक्सिस इंटू जेड वाई वाई, अगर आपका क्या होना चाहिए, तीसरी कंडीशन जो इसमें एडिशनल ऐड होती है। पहले तो दो ही कंडीशन थी सिंपल में, लेकिन पार्शियल में तीसरी कंडीशन और ऐड हो जाती। वो तीसरी कंडीशन ये कहते हैं कि एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का मल्टीप्लीकेशन आपका ज्यादा होना चाहिए एफ एक्स वाई के स्क्वायर से। यहाँ मैं स्क्वायर किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एफ एक्स वाई इंटू एफ वाई एक्स से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं एफ एक्स वाई और एक्स वाई एक्स दोनों एक होते हैं, इसलिए एफ एक्स वाई के स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर ये किसी कंडीशन में ज्यादा नहीं होता है
तब क्या होगा, उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होके सैडल पॉइंट होगा। ठीक है, इस सैडल पॉइंट के बारे में हम आगे से और पढ़ेंगे। तो एक तो हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। मैं अभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, आप उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 में कुछ प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सभी के पास पीडीएफ दे रखी है मैंने। सेकंड आप देखिए कि अब यहाँ आता है कि तो इस प्रकार से हम सिंपल फंक्शन जो भी हमें दिया होगा उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ ऑप्टिमाइज करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम कहते हैं लैग्रेंज फंक्शन हमें बनाना होता है। कि किसी भी मल्टी वेरिएबल केस में हम सिंपली ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाते हैं और हमें लैग्रेंज फंक्शन एक बनाता है। लैग्रेंज फंक्शन क्या होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे आपको ऑप्टिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसे मुझे ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब है या तो मुझे उसे मैक्सिमाइज करना है या मुझे उसे मिनिमाइज करना है। अगर प्रॉफिट फंक्शन होगा तो मैक्सिमाइज करेंगे, कॉस्ट फंक्शन होगा तो मिनिमाइज करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक सिंपल प्रॉब्लम होती है जहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही मैक्सिमाइज करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया सिंपल डिफरेंशिएशन, अगर एक ही वेरिएबल है, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये जो मैंने अभी तीन कंडीशन बताई, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड देन एफ एक्स एक्स सॉरी जेड एक्स एक्स इंटू जेड वाई वाई का मल्टीप्लीकेशन आपका ग्रेटर होना चाहिए जेड एक्स वाई के स्क्वायर से। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये बात बता सकते हैं कि दिस in on this critical value the function is maximized or minimized, or the or it is global maxima minima or the relative maxima or minima। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे इकोनॉमिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप बजट लाइन पढ़िए, चाहे यूटिलिटी सॉरी चाहे आप यूटिलिटी फंक्शन पढ़िए, चाहे आप कॉस्ट फंक्शन पढ़िए, सभी में आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको सब्जेक्ट टू दिया होता है। सब्जेक्ट टू का मतलब अंडर सर्टेन कंडीशंस आपको फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। हम यूटिलिटी कंज्यूमर की मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उसके पास अनलिमिटेड बजट अवेलेबल है। उसके पास में एक लिमिटेड बजट अवेलेबल होता है, उसी बजट एलोकेशन में, लिमिटेड अवेलेबल बजट में उसे अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। हर व्यक्ति अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है। यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए वो एक्स और वाई के वे कॉम्बिनेशन यूज करना चाहता है जिसके ऊपर उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम, गिवन और सब्जेक्ट द बजट कांस्टेंट। तो यहाँ ये जो प्रॉब्लम आ जाती है जिसके अंदर मल्टी वेरिएबल फंक्शन है और बजट कांस्टेंट भी दिया हुआ है, तो हमें फंक्शन को अगेन ऑप्टिमाइज करना होता है। तो हम इस फंक्शन को डायरेक्टली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द गिवन बजट कांस्टेंट और गिवन कंडीशंस, सर्टेन कंडीशंस, जिसे हम कहेंगे कि लिमिटेड कंडीशंस आपके पास है। इसी प्रकार से कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात करें तब भी यही होगा कि आप प्रोडक्शन इस एक्स प्लस वाई आपका इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस यूनिट से 50 से 70 से 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अगर सर्टेन कंडीशंस आपको दी हुई है जिसके ऊपर उन सर्टेन कंडीशन में आपको फंक्शन को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज करना है, तब आपको लैग्रेंज फंक्शन बनाना पड़ता है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम एक ही फंक्शन बना के हम दोनों चीजों को एक साथ जब तक नहीं करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और हमारे कांस्टेंट को, तो उन दोनों को एक ही फंक्शन के रूप में हमें कन्वर्ट करना होता है। इस कन्वर्जन फंक्शन को हम लैंग्वेज फंक्शन बोलते हैं। ये कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है, बड़ा सिंपल सा है। आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एज इट इज लिख लीजिए, प्लस का साइन लगाइए, एक लैम्डा मार्क लगाइए। लैम्डा आपका क्या चीज है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लैम्डा लगाइए, एक ब्रैकेट लगाइए, और आपको जो सर्टेन कंडीशन बजट की दे रखी है, सपोज हमें बजट जो कंडीशन यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, तो आपने यूटिलिटी का जो फंक्शन उसे लिखा, प्लस साइन लगाया, लैम्डा लगाया, और सपोज आपका बजट कंडीशन है पी एल इंटू सॉरी पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो आप क्या लिखेंगे, 100 माइनस पी एक्स इंटू एक्स माइनस पी वाई इंटू वाई, और लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हुए इसे ब्रैकेट में लगा देंगे और एक ये नया फंक्शन आपका बन जाएगा। इसे कहा जाता है लैंग्वेज फंक्शन। अब प्रश्न आता है कि इसके अंदर ये लैम्डा क्या चीज है। लैम्डा आपका क्या है, सिंपली आप ध्यान रखिए, लैम्डा आपका ये बताता है
कि अगर बजट कांस्टेंट में, बजट कांस्टेंट का जो कांस्टेंट है, यहाँ पे बजट कांस्टेंट का कांस्टेंट क्या है, px into x plus py into y is equal to 100. दिस इज अवर बजट कांस्टेंट। तो बजट कांस्टेंट का कांस्टेंट क्या है बताइए? बजट कांस्टेंट, ये जो मैंने कांस्टेंट बताया, कांस्टेंट जिसको कहते हैं प्रतिबंध, इस बजट प्रतिबंध के अंदर मेरी मेरे प्रतिबंध क्या चीज है, किस चीज का प्रतिबंध है यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने में? कितनी है? 100। इसे कहते हैं बजट कांस्टेंट का कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इनकम मेरी जो फिक्स है वो 100 ही है, उसी में मुझे अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, उसी में मुझे एक्स और वाई का कंजम्पशन इस प्रकार से एलोकेशन करना है कि मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज है। तब इस, ये जो 100 है, इस 100 को मैं एक यूनिट से बढ़ाऊं या एक यूनिट से कम करूं? अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो मेरी यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं इसे कम करूंगा तो मेरी यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। नो डाउट। तो ये जो बजट कांस्टेंट का कांस्टेंट है, उसमें एक यूनिट अगर इंक्रीज करते हैं हम, तो यूटिलिटी कितनी इंक्रीज होती है, इसका मेजर क्या है, लैम्डा। यूटिलिटी में कितना चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारा जो यूटिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि यूटिलिटी जिसे हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, और इसी लैम्डा को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड शैडो प्राइस। यही आपका शैडो प्राइस, कि अगर मैं बजट को 100 रुपए से बढ़ाकर 101 कर दूं, तो मेरा ये फंक्शन अगर बताता है कि लैम्डा की वैल्यू 500 आती है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका बजट कांस्टेंट का कांस्टेंट 1 रुपए से बढ़ता है तो आपकी यूटिलिटी 500 बढ़ जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू 50 होती है तो आप कहेंगे ये 50 से बढ़ जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, शैडो प्राइस कहते हैं। यही आपका शैडो प्राइस। तो शैडो प्राइस इज जो भी आपने मल्टीप्लायर यूज किया है कि क्या इफेक्ट होगा हमारे बजट कांस्टेंट में एक यूनिट चेंज करने का हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, पर उसे कहा जाता है शैडो प्राइस। तो ये सारा हमने कल देखा था। मैं आपको थोड़ा सा अभी उसकी जो स्लाइड है उस तक ले जाता हूँ, और आप थोड़ा सा इसको देखिए कहाँ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद हम सीधा स्किप करेंगे चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। और फिर देन हाँ, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बेस पर ऑप्टिमाइजेशन कांस्टेंट हो या अनकांस्टेंट हो, इन दोनों को डिटेल में स्टडी किया जाता है। और पूरी जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है उसमें डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के बेस पर ही आप सवाल सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके उससे सवाल को सॉल्व करना, क्योंकि जब आप मल्टी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, सिंपल वेरिएबल केस में तो हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपने देख भी लिया था। लेकिन मल्टी वेरिएबल की केस में बहुत सारे वेरिएबल हो जाते हैं, इसीलिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जस्ट उन इतने सारे वेरिएबल्स को एक साथ करने का एक सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल टेक्निक है, और कुछ नहीं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कुछ भी नहीं है, केवल जब आपके मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो रहे हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने की एक टेक्निक है, और उससे हम सॉल्यूशन जल्दी निकाल सकते हैं, इसलिए हमें उसको पढ़ना होता है, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे भी। तो मैं आपको शेयर करता हूँ, आप थोड़ा इसको देखिए। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसको हमने कल देखा था। मैं वापस आपको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ इसमें। ये आपका मल्टी वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है, एक्स और वाई। एक आप प्रॉब्लम देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़े। ये प्रॉब्लम जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, कि सपोज आपका फंक्शन जेड है, वो एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, एक बार आपने एक्स के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर दिया। जब आप एक्स के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करें तो ध्यान रखिए एक्स ही आपका वेरिएबल है, वाई को आप वेरिएबल नहीं मानेंगे, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करिए। तो यहाँ पे एक्स के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे मुझे एक एक्स दिख रहा है,
5x⁻3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15x²। इसी प्रकार से यहाँ पर केवल मुझे ये x² दिख रहा है, तो यही मेरा वेरिएबल है, मुझे y² से कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका 6xy², 6x²। यहाँ पर x नहीं है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप पहले निकाल दिया डेल्टा z बाई डेल्टा x, जिसे हम zx भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। इसी प्रकार से आपने इसका y के साथ में निकाल लिया। जब आप y के साथ निकालेंगे तो x को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो इस प्रकार से पहली बात तो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। जितने वेरिएबल उन सबके सबके रेफरेंस में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके रूल्स के ऊपर। इसमें भी सेम रूल्स हैं, सेम चीजें, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। अगर दो अलग अलग फंक्शन है, उनका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि एक बार आप एक को कांस्टेंट मान लीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान लीजिए, पहले का डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों के बीच में प्लस साइन लगा दीजिए। जैसे कि आप इसको देखिए, z is equal to 3x plus 5 ब्रैकेट 2x plus 6y। अगर ये है तो मैंने एक बार 3x plus 5 को कांस्टेंट मान लिया, और इसका मैं x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे क्या दिखना चाहिए, केवल x दिखना चाहिए, y नहीं दिखेगा। तो इसका आ जाएगा 2, 2 टेम मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज z डेल्टा z बाई डेल्टा x, यानी कि x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन। पार्शियल, पार्शियल का मतलब है दूसरे को कांस्टेंट मान लेना, तो हमें केवल x ही दिख रहा है यहाँ पर। अब इसमें हम वापस इस पूरे को जो हाईलाइटेड है उसे कांस्टेंट रख लेंगे, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद केवल इसका डिफरेंशिएट करना है x के रेफरेंस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इस प्रकार से इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन निकलेंगे। फिर बाद में आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज आपका क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट यानी कि डिवाइड करने वाला। डिवाइड करने का रूल भी सेम है, जो भी आपका न्यूमरेटर में आ रहा है उसको स्क्वायर कर दीजिए, न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए, x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करिए, माइनस जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रखिए, और जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन करिए और माइनस साइन लगा दीजिए। यही पे आप एग्जांपल नंबर 4 से चेक कर सकते हैं। पीडीएफ आप सभी के पास अवेलेबल है, आप आराम से देख लीजिएगा। ये जनरलाइज रूल है, जिसमें क्या होगा, n आगे आ जाएगा, इस पूरे का n-1 हो जाएगा, एंड देन डेल g बाई डेल x होगा। y के केस में डेल g बाई डेल y हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5 से देख सकते हैं। हमें जो काम की चीज है वहीं पे मैं आपको सीधा ले जाता हूँ, ये हमारे काम की चीज। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ मैंने आपको बताया था 4 चीजें होती है, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई। ठीक है, ये कैसे निकालना है अब आपको पता है। जो हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन एक्स के साथ किया था उसे हम बोलते हैं एफ एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब वापस उसी को एक्स के साथ ही कर दें तो एफ एक्स एक्स हो जाएगा, सेकेंड डिफरेंशिएशन। उसी को वाई के साथ कर दें तो एफ वाई वाई हो जाएगा। एक पहली बार x के साथ किया है, फिर y के साथ करें तो f x y होगा। पहली बार y के साथ किया है, फिर x के साथ करेंगे तो f y x होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि f x y और f y x दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपने आप ही सेम सब आ जाएंगे। इस प्रॉब्लम को आप देखिए इसके अंदर। अब इन दोनों को बोलते क्या उसको ध्यान रखिएगा। ये तो कहलाते हैं आपके f x x और f y y, ये तो कहलाते हैं आपके डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर के अंदर दो प्रकार के पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स, और एफ वाई वाई आर द डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। डायरेक्ट मतलब कि पहली बार भी आपने एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो दूसरी बार भी एक्स के साथ ही करिए। अगर पहली बार वाई के साथ किया तो दूसरी बार भी वाई के साथ ही करिए। दीज आर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। दूसरे ये कहलाते हैं एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई एक्स, ये आपके कहलाते हैं क्रॉस या पार्शियल डेरिवेटिव, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। पहली बार x के साथ किया तो अगली बार y के साथ करिए, पहली बार y के साथ किया तो अगली बार x के साथ करिए, और इन दोनों की वैल्यूज क्या होती, सेम होती। तो दो प्रकार के सेकंड ऑर्डर के अंदर दो प्रकार के पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, डायरेक्ट और क्रॉस या फिर मिक्स्ड। मैं आपको एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व करिए। इसे आप सॉल्व करिए, निकालिए डायरेक्ट और पार्शियल डेरिवेटिव और बताइए कि सर क्या है, और एग्जांपल 7 भी सॉल्व।
हो गया आपका सभी का? हो रहा है ना? बस सिंपल सा है। देखिए जब भी जो आपका फंक्शन है उसमें आपको 2 ही फर्स्ट ऑर्डर निकालिए डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और एक क्रॉस या मिक्स्ड। डायरेक्ट का मतलब पहली बार जो अगर x के साथ किया तो वापस दूसरी बार भी x के साथ करिए। देखिए इसमें प्रॉब्लम ए क्या कह रही है फंक्शन आपका z है, इसको हम करते हैं zx कितना आ रहा है? एक बार x के साथ ही करिए इसका तो 21x स्क्वायर प्लस 9y यहाँ x ही दिखना चाहिए। जब भी आप डिफरेंशिएट करें x के साथ इसका मतलब केवल x आपका वेरिएबल है, y को आप कांस्टेंट मानते जाइए। यहाँ पे आप 9xy का जब डिफरेंशिएट करें तो आप क्या मानेंगे ये y भी 9 के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसको 9 के साथ क्लब कर दिए केवल आपको x दिख रहा है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम जानते हैं 1 होता है, तो 9y लिख लिया केवल हमने। ठीक है, अब इसी का मुझे zxx निकालना है, मतलब कि डायरेक्ट निकालना है, सेकेंड डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकालना है। तो इसी का वापस आपको क्या करना पड़ेगा, x के साथ करिए। तो अब इस 9y को तो कांस्टेंट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, जीरो हो जाएगा। 21x स्क्वायर का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 42x आ जाएगा। ये आपका सेकंड डिफरेंशिएशन हो गया डायरेक्ट। और अब ऐसे ही आप y का निकाल सकते हैं। फिर हम क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस का मतलब अगर मैं इस zx का वापस y के साथ करता हूं तो वो क्रॉस कहलाएगा। y के साथ करने में क्या होगा, केवल ये 9y वेरिएबल है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है इसके अंदर। 9y का मतलब क्या आ जाएगा, सीधा 9, यानी कि आपका zxy क्या आएगा 9। zyx निकालेंगे तब भी क्या आ रहा है 9, क्योंकि ये एक बार y के साथ कर रखा है, अब x के साथ करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा केवल। आई थिंक क्लियर आपको। यहाँ पे केवल हम ये देख रहे हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, पार्शियल। क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप देख लीजिएगा। अब सीधे हम पहुंचते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। जो भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन है उसका ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, रिलेटिव मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा या ऑप्टिमाइजेशन की 3 कंडीशन होंगी। पहली है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली, है ना? This indicates that at the given point, called the critical point, the function is neither increasing nor decreasing with respect to principal's axis, but it's a relative rate. सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। अब मैं जो डायरेक्ट बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे क्या चीज है सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट। व्हेन इवैल्यूएटेड एट द क्रिटिकल वैल्यू मस्ट बोथ बी, इतना सा आपके काम की चीज है। जो भी हमारे डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई must both be negative for relative maxima,
एंड पॉजिटिव फॉर रिलेटिव मिनिमा। दोनों जो सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव हैं, या तो वो दोनों ही नेगेटिव होंगे तो हम कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमा है, अगर वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो हम कहेंगे रिलेटिव मिनिमा है। ठीक है। तीसरी कंडीशन इसमें और आ जाती है, द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव evaluated at critical value must exceed the product of cross partial derivative। ठीक है, this condition is needed to preclude an inflection point or saddle point। अगर ये कंडीशन तीसरी कंडीशन जैसे मैंने बताया तो ये आपकी होगी zxx multiplied by zyy should be greater than zxy whole square। अगर ये होती है तो हम कहते हैं ये पॉइंट कौन सा होगा, जिस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर आप बात कर रहे हैं वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। अगर नहीं होती है तो हम कहेंगे वो पॉइंट क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा। ठीक है, सुनिए, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहती है कि फर्स्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव आपने निकाले सिंपल जेड और जेड वाई, उनको जीरो कर दीजिए, जीरो करके क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लीजिए। एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या कहती है कि सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यूज उस क्रिटिकल वैल्यू पे फाइंड आउट कीजिए जो आपने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से निकाली। अगर दोनों ही डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव हैं तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अगर दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके डायरेक्ट जो है वो पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमा होगा। ठीक है, अब तीसरी जो कंडीशन है वो और हमें यहाँ देखनी पड़ती है, वो इसलिए देखनी पड़ती है कि हम तीसरी इसलिए देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का हमें पता लगे। जैसे कि आपने वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता किया था ना सिंपल वाले के अंदर, याद आ रहा है आपको, इससे पहले वाली क्लासेस, वहां पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम पता करते थे। अब नहीं हो तो वापस बुक खोलिएगा, उसमें देख लीजिएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर उनकी वैल्यू जेड एक्स वाई के स्क्वायर से ज्यादा होती है तो हमारा पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करें क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट के ऊपर, उस क्रिटिकल वैल्यू के पॉइंट के ऊपर हमारा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां पर कर्व कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो रहा है या कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, जेड एक्स एक्स इंटू जेड वाई वाई इज लेस देन जेड एक्स वाई स्क्वायर, तब ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होकर सैडल पॉइंट होगा। ठीक है, अभी सैडल पॉइंट क्या है वो धीरे 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 आपके आगे आ जाएगा। अभी आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट पता है, लेकिन अभी आपके लिए ध्यान रखिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होकर क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर ये सैडल पॉइंट होगा। ठीक है, इतना सा आप ध्यान रख लीजिए। ये रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस आपको दे रखी है, इसको आप देखिए, ये आपको करना है। डायरेक्ट सॉरी फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालिए एफ एक्स एफ फाइव। आप समझ रहे हैं एफ एक्स का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ फाइव का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर हमने दो ही वेरिएबल लिए एक्स और वाई, एक्स वाई जेड एफ टी टी कुछ भी कितने ही सारे हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे आपके हम आगे डिफरेंशिएशन आगे पढ़ेंगे तो आए। तो फर्स्ट को आप जीरो रख लीजिए, क्रिटिकल वैल्यू निकालिए। सेकंड डायरेक्ट वाले निकालिए, सेकंड डायरेक्ट वाले अगर दोनों ही नेगेटिव है तो रिलेटिव मैक्सिमम, सेकंड डायरेक्ट वाले दोनों ही पॉजिटिव हैं तो रिलेटिव मिनिमा। फिर तीसरी कंडीशन और इसके अंदर आ जाएगी, दोनों डायरेक्ट को मल्टीप्लाई करिए, वो आपके मिक्स वाले के स्क्वायर से अगर ज्यादा है तो रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। आप कहेंगे क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये यहाँ पे भी वापस ये चेक करना पड़ेगा तीसरा वाला कि ये इसका जो प्रोडक्ट है वो एफ एक्स वाई के स्क्वायर से ज्यादा है। ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ती हैं, तभी हम कह सकते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। ये यंग की थ्योरम है जो मैंने आपको बताया था कि इस कारण से आपका एक्स एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों सेम होते हैं। इस कारण से आप ये लिखते हैं एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है,
चलिए, तीसरा ये जो बताया था, अगर ये जो तीसरी कंडीशन हमने कहा ना कि ये दोनों का जो डायरेक्ट वालों का सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तभी आपका रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा हो। दोनों में ही पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखिए। तीसरी कंडीशन दोनों के लिए कॉमन है, थर्ड कंडीशन दोनों के लिए एक जैसी है। मिनिमा मैक्सिमा आप यहाँ से बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैक्सिमा के ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं, वो तीसरी पॉइंट से, तीसरी कंडीशन से पता पड़ता है। अगर ये तीसरी कंडीशन नहीं हो रही है सेटिस्फाई, देखिए यहाँ पर एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई का मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स वाई के स्क्वायर से लेस है, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों के अलग अलग साइन है। ये क्या होगा? हैव डिफरेंट साइन, द फंक्शन इज अ सैडल पॉइंट। फिगर 5.2 देखिए, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होके ये क्या होगा? सैडल पॉइंट होगा। वेयर द फंक्शन इज एट ए मैक्सिमम व्हेन व्यूड फ्रॉम वन एक्सिस बट मिनिमम व्हेन व्यूड फ्रॉम अदर एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप किसी भी एक्सेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 एक्सेस हो रहे हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर 3 एक्सेस एक्स वाई जेड। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कहता है? ये जो तीसरी कंडीशन हम निकालते हैं वो इसलिए निकालते हैं कि वो ये बताती है अगर ये फुलफिल हो रही है थर्ड कंडीशन, तो ये जो पॉइंट जिसके ऊपर हम क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब कि कर्व किसी भी एक्सेस से आप देखें उस पॉइंट तक पूरा का पूरा इससे पहले या तो कॉनकेव होगा और उसके बाद कॉन्वेक्स हो जाएगा, या उसके पहले कॉन्वेक्स होगा या फिर कॉनकेव हो जाएगा। तो कर्व जो अपना शेप बदलता है कॉन्वेक्स से कॉनकेव या उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आपने देखा था ना, पहले हमने कर्व देखे थे जो टू टू डायमेंशनल केसेस में देखे थे, वैसा ही अब यहाँ पर भी है। लेकिन अगर ये सपोज थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहलाता, ये कहलाता सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट में और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आप किसी भी एंगल से उसे देखें, किसी भी एक्सिस से देखें, हमेशा वो जो कॉनकेव कॉनकेव रहेगा, कॉन्वेक्स है वो कॉन्वेक्स रहेगा। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है वो आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। आप अगर इसको जेड एक्सेस से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? ये आप अगर थ्री डायमेंशन देख सकते हैं तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। जेड एक्सेस से देखेंगे तो ये जो पॉइंट आपका आ रहा है मिड पॉइंट, यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर ये क्या आ रहा है? मैक्सिमम आएगा, आपको दिखेगा ये मैक्सिमम है। लेकिन इसी को यहाँ नीचे से देखेंगे तो क्या दिखेगा? अरे यार ये तो नीचे से जाएंगे तो ये मिनिमा दिखेगा। इसको कहते हैं सैडल पॉइंट। एक एक्सेस से मैक्सिमा दिखे, दूसरे से मिनिमा दिखे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं, आपको तो मैथमेटिकली जाना नहीं, आपको तो क्या टर्म याद रखनी क्या है ये। चलिए अगला आप देखिए, तीसरी कंडीशन एक और, कि अगर इनका जो हमने निकाला एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई, वो सपोज एफ एक्स वाई स्क्वायर के बराबर हो जाए तब क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि टेस्ट इज इनकंक्लूसिव, टेस्ट का परिणाम आप नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा पहले भी अपन ने जब वहां देखा था तब भी होता है। फोर्थ देखिए, इफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव का मतलब पता है ना, अब बताना नहीं पड़ेगा मुझे। इन द एक्स एंड वाई देयर विल बी ओनली वन मैक्सिमा कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा। अगर ये स्ट्रिक्टली कॉनकेव है, स्ट्रिक्टली कॉनकेव का सिंपल मतलब है कि आपने जो सेकंड डेरिवेटिव निकाले हैं वो उसके अंदर फंक्शन का जो वेरिएबल है वो नहीं आ रहा है। सपोज फंक्शन का वेरिएबल आपका एक्स है तो एक्स वहां पे नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे स्ट्रिक्टली कॉनकेव। अगर आ रहा है तो आप कहेंगे स्ट्रिक्टली कॉनकेव नहीं है, रिलेटिव कॉनकेव। ठीक है, तो कॉनकेव का मतलब मैक्सिमा, कॉन्वेक्स का मतलब मिनिमा। ठीक है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इफ द फंक्शन इज सिंपली कॉनकेव
इन एक्स एंड वाई और इंटरवल द क्रिटिकल पॉइंट इज रिलेटिव और लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, कॉनकेव के केस में मैक्सिमा, कॉन्वेक्स यानी कि मिनिमा। चलिए, अब आप यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, फिर हम इससे आगे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की बढ़ जाते हैं। ये सॉल्व करिए, निकालिए कि टेस्ट वेदर द फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। आप जेड एक्स निकालिए, जेड वाई निकालिए और इनकी इनकी वैल्यूज निकालिए। सीधा यहाँ निकल रहा है, एक्स की वैल्यू +-7 आ रहा है, वाई की वैल्यू +-3 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास में चार क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, अलग अलग चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 7 और 3 का बन सकता है, 7-3 बन सकता है, -7 3 बन सकता है, -7 -3 बन सकता है। तो चार क्रिटिकल वैल्यूज पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। इन चार क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आपको इवेल्यूएट करना है। ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएशन निकालिए। इसी का जो आपने जेड एक्स निकाला था, इसके डायरेक्ट वाले निकालिए पहले। तो जेड एक्स का ही एक बार वापस आप क्या करिए, एक्स के साथ करिए, तो आएगा आपके पास -6x। इसी प्रकार से डायरेक्ट वाला जेड वाई निकालिए, वो आपके पास आ जाएगा 12y। ठीक है, अब आपके सामने कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई, अब आप देख सकते हैं पार्शियल में और जो मल्टीपल वेरिएबल के केस में कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई। चार क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आपको इवेल्युएट करना, देखना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा। और साइमल्टेनियसली आप 1 2 3 4 चार चीजों को देख रहे हैं, आराम से आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं बताइए। सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो मैंने निकाले हैं, मुझे मेरी कंडीशन क्या है, आप में से कोई रिपीट कर सकता है। सेकंड ऑर्डर पे मैक्सिमा मिनिमा कब होगा। आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड सेकंड डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं, हाँ। वेरी गुड। हम्म, वेरी गुड। यानी अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो मैक्सिमा, और दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही डायरेक्ट पॉजिटिव होंगे तो मिनिमा, और नेगेटिव होंगे तो मैक्सिमा। अब बताइए ये कहाँ पर हो रहा है, दोनों ही एक साथ कहाँ पॉजिटिव है, 1 2 3 4 चार चीजें दिख रही ना, मैं कहाँ कहाँ पे दोनों एक साथ नेगेटिव हो रहे हैं या एक साथ पॉजिटिव हो रहे हैं बताइए। आपको तो देखना है, कैलकुलेटर कुछ नहीं करना है, आपको केवल देखना है, प्रॉब्लम देखिए केवल आप। कहाँ दोनों एक साथ नेगेटिव है बताइए, क्या फर्स्ट में दोनों एक साथ नेगेटिव हैं। हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। नहीं, वेरी गुड। सेकंड में दोनों एक साथ नेगेटिव हैं, और थर्ड में, थर्ड में एक साथ, बस तो आपका हो गया, आंसर निकल गया कि सेकंड पे यानी कि 7-3 क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर ये आपका रिलेटिव मैक्सिमा है, -7 3 वैल्यू के ऊपर ये रिलेटिव मिनिमा है, 7 3 और -7 -3 के ऊपर ये अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं कर सकते। आइए आपको समझ में, चलिए सक्सेसफुल।
इसको पढ़ लीजिए आप। 1 and 4 द फंक्शन, या तो दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है, तो ये क्या होगा। अब इसके ऊपर देखिए 1 and 4 के ऊपर क्या होंगे ये, अगर डिफरेंट साइन आ रहे हैं ना इनके अलग अलग, तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन इज एट ए सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का मतलब आप यहाँ पर इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है 1 and 4 के ऊपर, तो डिफरेंट डिफरेंट साइन होने से हमारा इंटरेस्ट सैडल पॉइंट में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किसके अंदर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के अंदर है। इसलिए हम किसके ऊपर बात करेंगे, 2 and 3 पे बात करेंगे। तो 2 and 3 के ऊपर क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है आपको। तो 2 and 4, 2 पे तो आपका क्या आ रहा था, रिलेटिव मैक्सिमा, और 3 पे क्या आ रहा है, रिलेटिव मिनिमा। अब आप क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन देखेंगे। तीसरी कंडीशन में क्रॉस वाला निकालिए, चलिए इसका क्रॉस कितना होगा, इसका क्रॉस निकालिए, कोई भी एक क्रॉस निकाल लीजिए, जेड का वापस वाई के साथ करिए, क्या आएगा, 0। इसी प्रकार जेड वाई का एक्स के साथ करिए, क्या आएगा, 0। तो इसके जो क्रॉस सेकंड डेरिवेटिव हैं वो हमारे क्या है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अगर आप दोनों नेगेटिव होंगे, देखिए ये तीसरी वाली जो कंडीशन थी ना, उसमें क्या है, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव की हम बात क्यों करते हैं, समझिए इसको। क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो आपकी जो इनके मल्टीप्लाई, जो डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इस कारण से हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है 7 और -3 के ऊपर तो क्या है, मैक्सिमा, और -7 3 के ऊपर क्या है, मिनिमा है, और यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और -7 -3 के ऊपर या 7 और 3 के ऊपर ये सैडल पॉइंट है। ठीक है, यही इतना सही मुझे समझाना था। अब सीधे हम पहुंच जाते हैं कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन लैंग्वेज में। क्लियर है ना, वहां पर वहां कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप 5.5 देखिए। 5.5 क्या कहता है कि कोई आपको फंक्शन दिया होता है, वो फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन वो सब्जेक्टिव कांस्टेंट के ऊपर जी एक्स वाई इक्वल टू के जहां पर आपका कांस्टेंट, उस पे आपको मैक्सिमाइज करना होता है। तो आप क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे। सेटिंग द कांस्टेंट इक्वल टू 0। पहले तो कांस्टेंट कांस्टेंट जो भी दे रखा है, ये आपका कांस्टेंट है, बजट लाइन जैसे कांस्टेंट होता है वैसा, उसको 0 कर दीजिए। 0 कैसे करेंगे, के माइनस जी एक्स वाई कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सेकंड, इसको आप मल्टीप्लाई करिए लैम्डा से। लैम्डा आपका क्या कहलाता है, जिसे हम लैंग्वेज मल्टीप्लायर भी कहते हैं, या जिसे शेडो प्राइस भी कहा जाता है। इनको ऐड कर दीजिए और फिर आपका नया फंक्शन बन जाएगा, उस फंक्शन को कहते हैं लैंग्वेज फंक्शन। क्या क्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लैंग्वेज फंक्शन बहुत सिंपल सी चीज है। और लैंग्वेज फंक्शन में एक्स और वाई तो आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल हैं वो है ही है, लेकिन एक नया वेरिएबल और आ जाता है जिसे हम कहते हैं लैम्डा। उस नए वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे लैंग्वेज मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, और ये वेरिएबल होता है। ठीक है, अब आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इनको 0 कर दीजिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, ये सब निकालिए, और वही की वही कंडीशन है। अब मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर ले जाता हूँ। एक सिंपल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आपको z को ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑप्टिमाइज करने में अगर सिंपल होता तब तो आप कर लेते, जैसा मैंने अभी इससे पहले वाली प्रॉब्लम में किया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि इसके साथ कांस्टेंट दिया हुआ है कि x और y की वैल्यू का ऐड करने पर 56 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 56 होना चाहिए। उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे, आप इसको कांस्टेंट को पहले क्या बनाएंगे, इसको 0 करेंगे। कैसे करेंगे 0, 56 माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे ही करते हैं इसको। ये आपने 0 रख लिया, इसको इसको इस वाले को फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ जोड़ देंगे। जोड़ के एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, यहाँ कैपिटल जेड लिखा है उसको, ये आपका है। इसे हम कहते हैं लैंग्वेज फंक्शन। ये लैंग्वेज फंक्शन के ऊपर सारे, जैसा मैंने भी आपको बताया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालिए, 0 करिए, क्रिटिकल वैल्यू निकालिए, वो सब हम कर देंगे। करने के बाद हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू कितनी आएगी, x0 is equal to 36 एंड लैम्डा 0 is equal to 340 है, y0 is equal to 20। ये आपको निकालनी पड़ेगी थोड़ी हल्की फुल्की मैथमेटिक्स करके। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि लैम्डा 348 का क्या मतलब है। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। लैम्डा आपको ये बताता है कि मैं मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कांस्टेंट मुझे दिया हुआ है, उस
कांस्टेंट के कांस्टेंट में जो स्थिर संख्या है उसकी, यानी कि मेरा बजट 100 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट का कांस्टेंट कितना था आपको? 56 इंच का सीना। कितना है? 56 इंच का सीना है यहाँ पे, देखिए ये रहा। अब इसके 56 इंच को मैं 1 इंच बढ़ा दूं, 57 कर दूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज होगा? 1 इंच कम कर दूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज होगा? उसे हम कहते हैं शेडो प्राइस, या उसे ही कह सकते हैं लैम्डा। ये लैम्डा कितना आ रहा है बता रहा है, ये लैम्डा आपको बता देगा कितना चेंज होगा। इस 56 को 57 कर देंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूटिलिटी वगैरह हमारी 348 से बढ़ जाएगी। तो ये लैम्डा की वैल्यू इस चीज को बताती है। ये लैंग्वेज का जो हमारा सिग्निफिकेंस है उसको आप देखिए, इसको पढ़िए यहाँ से यहाँ तक पूरा इस पैराग्राफ को। Language multiplier lambda approximates the marginal impact on the objective function caused by a small change in the constant of a constant. Lambda 348 का मतलब है 1 यूनिट अगर मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूं कांस्टेंट में, 56 से 57 कर दूं या 56 का 55 कर दूं, would cause Z to increase or decrease by approximate 348. वो क्या होगा? मेरा इंक्रीज या डिक्रीज होगा 348 से। यूटिलिटी 348 से बढ़ेगी या घटेगी? अगर बजट बढ़ा दूं, 56 का 57 कर दूं तो बढ़ जाएगी यूटिलिटी। 56 का 57 की जगह 56 का 55 कर दूं तो 348 से कम हो जाएगी। इसे हम कहते हैं लैंग्वेज मल्टीप्लायर लैम्डा। ठीक है, और यही आपकी क्या कहलाती है? शेडो प्राइस। ये भी इसने यहाँ नहीं बता रखा, आ गया है। क्लियर? चलिए, अब हमें यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं करनी, कोई मतलब नहीं है। अब आप आ जाइए डिफरेंशियल। देखिए डिफरेंशियल भी कैसे निकालते हैं, सिंपल है। ये जो इस डिफरेंशियल किसको कहते हैं? डी वाई की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है उसको डी वाई लिख लीजिए। डी वाई इजिकल टू 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स होगा। यहाँ पर क्या चीज होती है डिफरेंशियल में, उसको डिफरेंशियल को पढ़ना सीखना आपको आना चाहिए। ये ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? डी वाई है चेंज इन वाई, डी एक्स है चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स, और रेट एट विच द y changes for a small change in x, ये 4x plus 5 बताए। देखिए इस प्रकार से आप डिफरेंशियल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकालते रहेंगे आप टोटल एंड पार्शियल डिफरेंशियल्स। ये आपका इस प्रकार से टोटल डिफरेंशियल्स हो जाएंगे। टोटल डिफरेंशियल क्या होता है? देखिए ये zx अब दिखता है ना आपको, क्या है? zx है आपका x के रेफरेंस में पार्शियल डिफरेंशियल, उसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर y के रेफरेंस से जो फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको y dy से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका कहलाता है dz, जिसे हम कहते हैं z के रेफरेंस में डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल। ये टोटल डेरिवेटिव्स आपके हो गए। ये सब चीजें आपको यूज आएगी। अब मैं सीधा आपको ले जाता हूँ चैप्टर नंबर 6 पे। ये सब हमारे काम के नहीं है, यहाँ से केवल आपको इनपुट लेना था कि क्या करना है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि इकोनॉमिक्स में इन सबको कैसे यूज करते हैं। केवल 2 प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर जो हमने कल छोड़ा था वहां पहुंच जाएंगे। अब आप एक एक करते जाइए, आपको कहीं भी कोई समझ में नहीं आया तो मुझे पूछते जाइए, मैं यहीं पर हूँ। 6.1 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? क्योंकि आपके पास फंक्शन में लेबर कैपिटल दोनों दिए होते हैं, जब भी लेबर कैपिटल दो फंक्शन है, दो मल्टी वेरिएबल है फंक्शन के अंदर, तो हम पार्शियल ही निकालते हैं जो भी निकालते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल लेबर को कांस्टेंट मानते हुए निकाला जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैपिटल को कांस्टेंट मानते हुए निकाला जाता है फंक्शन से। ये भी ध्यान रखिएगा आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन लेबर और कैपिटल दोनों का है। निकल रहे हैं दोनों, एमपीएल एमपी के निकल जाएंगे। आप हाँ करते जाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज यहीं रहेंगे। नहीं निकल रहा है, देख लेना आपने कोई। तो अब तो आपको क्या अप्लाई करना है सारी चीजें, अब आपको सब चीजें पता है, अब आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। नेक्स्ट आपका आते हैं हम इनकम डिटरमिनेंट मल्टीप्लायर एंड कंपैरेटिव। तो पहला तो आपका क्या, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाली जितनी भी चीजें वो सब आपकी क्या है? अच्छा, ये सभी चीजें पार्शियल है। इकोनॉमिक्स में जितना ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव का यूज है उतना और कहीं भी नहीं। सेकेंड है आपका इनकम डिटरमिनेंट मल्टीप्लायर। अब ये आपका देखिए, जब अपन
मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस जेड। तो इनकम हमारी कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ये सब हमारे वेरिएबल है इसके अंदर। ये सबसे कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो आप नेशनल इनकम में पढ़ते हैं। अब ये अलग-अलग फंक्शन होता है, C इज़ इक्वल टू C0 प्लस BY होता है। B क्या चीज़ है यहाँ पे पता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी प्रकार से G0 जो ले लिया इसने सिंपल सिंपल। Z हमारा है इम्पोर्ट, X हमारा है एक्सपोर्ट। कुछ बुक्स में M लिखा होता है Z की जगह, यहाँ पे इसने Z लिख लिया है इम्पोर्ट को, ठीक है? ये यहाँ पे इस बुक में आप ये ध्यान रखें। यहाँ पर ये A क्या है बताइए? B तो आपने बता दिया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये A क्या बीमारी है? ये इन्वेस्टमेंट कैसा है? अगर मैं इसको केवल I बराबर I0 लिख लेता, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होता? उसको आप क्या बोलते हो? और अगर I बराबर I0 प्लस AY लिख लिया तो क्या होगा? हाँ, बताइए। स्वायत्त निवेश, वेरी गुड। ऑटोनॉमस, स्वायत्त को बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हुँ, क्रेडिट नहीं हाँ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये प्रेरित हो रहा है, इनकम बढ़ती जाएगी तो आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है? जैसे कि इनकम बढ़ने के साथ-साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है, वैसे ही इनकम बढ़ने के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि ए क्या चीज़ है? जैसे आपने ऊपर तो फटाफट बता दिया कि बी तो सर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये ए भी क्या है भाई? ये भी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। ए क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने की प्रोपेंसिटी आपकी क्या होगी? वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है? अभी ऐसे क्या है बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप जितने चाहें उतने फंक्शन को बनाते जाइए, बढ़ाते जाइए और बातें वो की वही रहेगी आपकी। इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमने देखा, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इन सबको आपने पुट कर दिया। देखिए वेर ये सब है ना, तो सबको पुट कर दीजिए, फिर आप निकाल लीजिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका क्या होगा। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इसी इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए इन सब वैल्यू को और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल दीजिए। सबसे पहला काम आपका ये होगा, अगर आपके पास में ये आता है अपना नेशनल इनकम का प्रॉब्लम आती है, तो आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालिए। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को वाई बार से इंडिकेट किया है, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ। और यही आपका ये जो चीज़ है इसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में ये बीमारी आपका कहलाता है मल्टीप्लायर, ठीक है? यही यही आपको सबसे ज़्यादा जो अपन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो मल्टीप्लायर और इससे रिलेटेड 2 चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लायर आपका क्या है 1/1 माइनस बी माइनस ए। अगर ये आपका इंड्यूस नहीं होके ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता तो ये सिंपल होता आपको 1/1 माइनस बी जो आप जनरली पढ़ते हो। लेकिन ये माइनस ए और आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट इंड्यूस सॉरी इन्वेस्टमेंट इज़ इंड्यूस्ड नॉट ऑन ऑटोनॉमस। यानी कि इन्वेस्टमेंट भी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड कर रहा है वैसे ही। और दोनों के साथ में साइन क्या है? माइनस साइन। तो आपका मल्टीप्लायर क्या हुआ? 1/1 माइनस बी माइनस ए। ये मल्टीप्लायर हम क्यों यूज़ करें? ये हमें हर बार ये बताएगा कि मैं कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाऊँगा तो मेरी इनकम कितनी बढ़ जाएगी, वो मल्टीप्लायर के ऊपर। अब वो सपोज़ आप इमेजिन करिए ये बी आपका 0.2 है और ए 0.3 है, ठीक है? तो मल्टीप्लायर कितना होगा आपका? बी 0.2 और ए 0.3, तो मल्टीप्लायर कितना होगा? 1/1 माइनस 0.5 यानी 1/1/0.5, तो ये कितना होगा? 2, ठीक है? अब इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। बी और ए दोनों को मैंने 0.5 की जगह बढ़ा के मैंने कितना कर दिया? 0.8 कर दिया। तो 1/1 माइनस 0.8 कितना होगा? 0.2, 0.2 का मतलब आपका कितना हो जाएगा? 5। जितनी ज़्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर क्या होता जा रहा है आपका? बढ़ता जा रहा है। क्लियर? हैं? ठीक है। तो ये इस मल्टीप्लायर पे अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे-जैसे आप इन फंक्शन को अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा देखिए, अभी मैंने आपको क्या लिख आई को I0 ले लेता तो बड़ा सिंपल हो जाएगा 1/1 माइनस बी हो जाता है ये, जो आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा।
अब ये जी को भी मैं बढ़ा दूं, जेड को भी मैं इनकम के साथ में जोड़ दूं, एक्स को भी इनकम के साथ कर दूं, इसका भी कोई फंक्शन बना, तो ये आपका जो मल्टीप्लायर है ना वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और कुछ नहीं होगा, है जैसा का जैसा ही रहेगा पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। फिर अब इसके अंदर से मैं इसको और किसी दूसरी चीजों के साथ देखता जाऊंगा तो ये और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अब हम धीरे 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 देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे वो बताइए। अब ये तो आपका था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, जो कि हमारा सिंपल मल्टीप्लायर होता है। 99% केसेस में हम इसी मल्टीप्लायर पे बात करते हैं। अब हम आते हैं कि मेरा एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर क्या होगा, इंपोर्ट मल्टीप्लायर सॉरी क्या होगा। इंपोर्ट में आप क्या देख रहे हैं, इंपोर्ट के साथ में साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि हमारी जो इनकम है वो क्या होगी, कम होगी। इंपोर्ट ज्यादा होने का मतलब हमारी नेशनल इनकम को वो कम कर देता है, क्यों, क्योंकि ड्रेन हो जाता है हमारा पैसा, बाहर ड्रेन हो रहा है इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करने का मतलब पैसा बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट आपकी इनकम को बढ़ाता है लेकिन इंपोर्ट हमारी इनकम को कम कर देता है। तो इंपोर्ट के केस में मल्टीप्लायर तो वही का वही रहेगा, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो मल्टीप्लायर अपना अभी 5 था या 2 था हमने देखा, वो अब -2 या -5 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको थोड़ा सा। आप अगर धीरे धीरे समझते जा रहे होंगे तो मैं कॉम्प्लेक्स बनाता जाता हूँ इसको। अब ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स हम इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें इसको, और मैं कहूँ कि एंड द मल्टीप्लायर फॉर अ चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इज गिवन बाय, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट को अगर मैं चेंज करता हूं तो मेरा मल्टीप्लायर क्या होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, कहाँ पे आ रही है, नीचे। और आप इस ए में चेंज करने की बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ए में चेंज करने की बात कर रहे हो। तो जैसे ही हम चेंज करने की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या आ गया, कैलकुलस आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये लेकिन ए है कहां पर है, ये डिनोमिनेटर में है। अभी तक हमने जो बात की थी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर में, आपने किसको चेंज करने की बात की थी, ये एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हमने निकाला, इसमें हमने किसको चेंज किया था फंक्शन के अंदर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी को चेंज किया था ना। लेकिन ये जी कहाँ था, न्यूमरेटर में था और कहीं भी नहीं था, इस पूरे फंक्शन में जी ऊपर ही बैठा हुआ है केवल। तो हमने इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते थे। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में चेंज की, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नीचे है डिनोमिनेटर में। तो आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, भाग देने वाला नियम, अवकलन के भाग देने वाला नियम। भाग देने वाला नियम ये कहता है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर डिनोमिनेटर वाला लिखिए, न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट करिए, माइनस साइन लगाइए, न्यूमरेटर को लिखिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए। ये सारे हमने एक्सरसाइज करी यहाँ पर, सारी एक्सरसाइज करके हम यहाँ पे पहुंचे ये वाली इक्वेशन में, और हमारा जो मल्टीप्लायर था वो ये आ गया। इस मल्टीप्लायर को हमने ये लिख लिया, या तो आप इसको ये लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं, 1/1 - b - a² लिख सकते हैं। लेकिन इस सब को हम जानते हैं क्या है, ये सारा माइनस डेल्टा वाई है, इसलिए मैंने इसको डेल्टा वाई लिखा। तो ये आपका मल्टीप्लायर क्या होगा, इस केस में ये मल्टीप्लायर हो गया। यानी कि मल्टीप्लायर में क्या होगा, न्यूमरेटर में तो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और डिनोमिनेटर में एज इट इज पहले जो मल्टीप्लायर था वही। तो अगर मैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज करता हूं तो मेरा मल्टीप्लायर क्या होगा, जो पहले मल्टीप्लायर था 1/1 - b - a, वो आपका 5 होगा या 2 होगा, जैसे अलग अलग एग्जांपल पे हमने लिया, उसको आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका मल्टीप्लायर, ये आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसकी अगली जो इसकी एप्लीकेशन है वो आपकी इनकम एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। ये भी आप जानते हैं, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, ये फंक्शन वापस देखिए क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे मैंने बताया था कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ P1 पे भी डिपेंड कर रही है, P2 पे भी कर रही है और इनकम पे भी कर रही है। ठीक है, अब यहाँ इस इक्वेशन को देखकर आप बताइए मुझे
कि P1 के साथ तो मैंने इसको क्या है माइनस साइन से दिखा रखा है, P2 के साथ में ये प्लस साइन से दिखा रखा है। प्लस साइन का क्या मतलब होगा बताइए? कौन किस प्रकार की कमोडिटी है? P2 के साथ में प्लस साइन आ रहा है, किस प्रकार की कमोडिटी हुई बताइए? सब्स्टिट्यूट गुड। अगर ये माइनस साइन होता तो कौन सी होती है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये आप अब फंक्शन देख के बता सकते हैं। अगर मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको क्या लिए इतना सा लिख रखा है, ठीक है, इतना सा लिखा हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आया Q1 इज इक्वल टू A माइनस B P1 प्लस C P2 प्लस M1। आपको इस इक्वेशन को देखते ही आपको बता देना है कि 1 और 2 जो कमोडिटी है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट है, नॉट रिलेटेड है, क्या है बीमारी है, ठीक है, ये बात बता देंगे। तो ये यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट जिसके ऊपर हम इसको यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को इकोनॉमिक्स में, वो हम यूज करते हैं, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम सबसे ज्यादा यूज इलास्टिसिटी निकालने में करते हैं। ये जो आपकी इलास्टिसिटी है, अगर आप इसको देखें तो ई वाई हमारी क्या इनकम इलास्टिसिटी, चेंज इन आउट डिमांड अब परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये आपकी इनकम इलास्टिसिटी। इसी प्रकार से ई सी क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी, दूसरे की प्राइस के साथ देखना है। ठीक है, ये सब आपको दिख रही है, आप सब जानते हैं इसको, मैं इसको आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आपको तो केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इवन द डिमांड फंक्शन, ये कोई पोर्क वोर्क की डिमांड वो दे रखी है, आप इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी निकाल, कैलकुलेट कीजिए इसको। आप पढ़ लीजिए इसको, न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है किसी को? ठीक है, चलिए अब इसमें ये बता क्या रहा है, यहाँ पर देखिए क्या आया, जब भी मैंने इनकम एनालिसिस निकाली तो ये आ रही है आपकी 0.2। 0.2 का मतलब लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 का मतलब क्या है? ये इनकम इलास्टिसिटी क्या है? इनइलास्टिक हुई आपकी। ठीक, अब इसका मतलब क्या है वो सब आप लोग जानते हैं वहां से, कि भाई इनकम बढ़ने के ऊपर हम इतनी ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ज्यादा चेंज नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी। फॉर एनी गिवन परसेंटेज इंक्रीज इनकम, demand for the good will increase less than proportionately, proportionate से less increase होगी। Hence, the relative market share of the good will decline as an economy expands. Since the income elastic demand suggests the growth potential of the market, the growth potential in this case is limited. तो ग्रोथ पोटेंशियल आपकी क्या होगी? लिमिटेड होगी, क्योंकि आपकी इनकम इलास्टिसिटी नहीं है। आपकी इनकम बढ़ भी जाएगी तो आप डिमांड इतनी नहीं बढ़ाएंगे इनकम बढ़ने के। सेकंड देखिए, क्रॉस वाली देखिए, ये बताता है आपको सिंपली ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कमोडिटी है वो कैसी सब्स्टिट्यूट है। अगर ये नेगेटिव आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये आप चीज पहले आप खुद ही बता चुके हैं। तो इस प्रकार से क्रॉस इलास्टिक हम देखें। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। इस ये बताता है आपको डिफरेंशियल्स को इंक्रीमेंटल चेंज में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंशियल। डिफरेंशियल हमारा क्या था? डीजेड क्या था? जेड एक्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन है आपका, पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स। इसको अगर मैं, मेरे पास डिफरेंस ज्यादा हो, स्मॉल में हम बात करेंगे तो डी यूज करेंगे, और अगर चेंजेस ज्यादा है तो डेल्टा यूज करेंगे। चेंजेस ज्यादा का मतलब, अगर आपकी एक्स की वैल्यू 100 से 200 हो गई,
100 से 150 हो गई, तो आप डेल्टा यूज करते हैं और वो अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो डेल्टा जब ज्यादा चेंजेस हो और डी जब स्मॉल चेंजेस 0.0001 बढ़े, ऐसा हल्का सा चेंज हो, स्लाइट चेंज के लिए, और दोनों लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए। कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, एक्स और वाई जो दो आउटपुट है उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है, ठीक है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ स्लाइट इंक्रीमेंट इन एक्स क्या होगी आपकी, डीटीसी होगी, वो आपने निकाल दी। डीटीसी क्या होगी, इसका एक्स के रेफरेंस में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इनटू डीएक्स कर दिया। एक्स के रेफरेंस में पार्शियल डिफरेंस क्या होगा, 2x माइनस 0.5y इनटू डीएक्स। इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा टीसी बाई डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स। अब इसको अगर डेल्टा के साथ करना है तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। एमसी में कितनी चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर, एक्स 3 चेंज किया, ये 510 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसमें गलती कर रखी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 3 नहीं लिख रखा है। आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगी। चलिए अब वापस उसी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। वो जो हमने अभी ऊपर जो प्रॉब्लम देखी थी उसमें आपको वैल्यूज दे दिया इसने, कितनी दी है, 20.7 दी है और ए कितना दिया, 0.1। तो आपका मल्टीप्लायर कितना होगा, 1/1.2, है ना। 0.7 0.1 0.2 हो गया, 0.8 हो गया, तो 1/1 0.2, 0.2 का मतलब कितना हो गया, ये 5, ठीक है। मल्टीप्लायर 5 हो गया। अब इनकम आपकी ये 1200 दे रखी है, क्लियर है। तो सपोज आप, इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर बाय 100, हम सीधा कह देंगे कि इनकम कितनी बढ़ेगी, 500 बढ़ जाएगी। हमें तो मल्टीप्लायर से मतलब है, मल्टीप्लायर 5 आ गया, बस आपको मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फटाफट कर सकते हैं हम, आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर 100 रुपए बढ़ाया और मुझे पता है मेरा मल्टीप्लायर 5 है, मुझे सीधा फॉर्मूला सब पता है, मल्टीप्लायर को इससे मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो गया मेरा, 500 बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के। ऑप्टिमाइजेशन की तीनों कंडीशन ध्यान है आपको, याद रखिएगा, उसको आपको अप्लाई करनी है और आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। सैडल पॉइंट और सारे पॉइंट पॉइंट सब पता है आपको। आप एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करिए। एग्जांपल 5 क्या कह रहा है आपका, एग्जांपल 5 आपको कह रहा है कि मैक्सिमाइज करिए इसको, प्रॉफिट को। प्रॉफिट दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो गुड्स है मेरे पास, एक्स और वाई, दो कमोडिटीज में बना रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और मुझे अपने प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। लगाइए मल्टीपल जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंडीशन लगाइए। एक बार पाई को एक्स के साथ डिफरेंशिएट किए, दूसरी बार वाई के साथ करिए, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, फिर इनको चेक करिए क्या हो रहा है, सब कुछ है ना। यहाँ पर देखिए मैंने निकाला, दोनों जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली हमने, ये सब आप चेक कर सकते हैं, मैं भी आपको फ्री करूंगा थोड़ी देर के लिए, तो आप देख लीजिएगा इसको। तो चेक किया तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू 40 और 24 आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम। सेकंड डेरिवेटिव निकालें, देखिए सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गए, दोनों नेगेटिव है, क्या होगा बताइए, रिलेटिव मैक्सिमम। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, बस ये दोनों नेगेटिव हो गए, रिलेटिव। क्रॉस हमने निकाल दिया, क्रॉस दोनों आपके कितने आ रहे हैं, 4 आ रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कितना आएगा, 32। 8 और 4 का किया तो 32, और 4 और 4 का करूंगा तो 16। तो ये 32 16 से क्या है बड़ा, 32 इज ग्रेटर देन 16, क्लियर। तो आपका ये अपने क्या है, रिलेटिव, क्या हो गया, रिलेटिव मैक्सिमम। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 24 पे, ये प्रॉफिट क्या है आपका, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब फिर मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल दीजिए, इन दोनों वैल्यूज को प्रॉफिट फंक्शन में डाल दीजिए, डालते ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 1650। आगे करना है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 आप सॉल्व करिए। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या करेगी, मोनोपोलिस्ट competition producer must determine the price that will maximize their profit. Assume that the producer offers two different brands of the product, दो ब्रांड बना रहा है, one और two, for which demand function are given. Joint cost function, प्रोड्यूसर एक ही है इसलिए उसका joint cost function आपको दिया हुआ है। Profit maximization level of output, the price that should be charged for each brand, हर ब्रांड के लिए, दो ब्रांड बन रहे हैं, one और two ब्रांड है,
दोनों ब्रांड के लिए प्राइस क्या रखनी चाहिए जिसके ऊपर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। निकालिए आप इसको। आप कैसे निकालेंगे इसको? इसमें ये ध्यान रखिएगा कि प्राइस को जो P1 है उसको आपको Q की फॉर्म में लेना पड़ेगा क्योंकि सारे फंक्शन Q के हैं। इसको आप सॉल्व करिए। मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ उसके बाद में। मैथमेटिकली आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, आप तो देखते जाइए स्टेप्स आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि आपके ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं आनी, आपको चीजें पता होनी चाहिए, हाँ इसमें ये से करना है। ठीक है। आउटपुट अपना आया 2.75 और दूसरा आया 5.7। इस पे आप प्राइस भी निकाल सकते हैं। प्राइस आपकी आ रही है हम्म, हमारा तो वापस देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, -10 -6 आ गई दोनों। इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आएगा, 60 इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, सब चीजें सेटिस्फाई हो गई जो आपको निकालनी थी। तो दोनों बाजुओं में प्राइस क्या रखेंगे वो आ गई हमारी 36 और 45 और 36.6, और आपके टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अब लैंग्वेज के ऊपर आते हैं। ये लैंग्वेज फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करिए। यहाँ पे कांस्टेंट क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 42। कहीं भी कोई समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग 1 to 1 बैठे हुए हैं। कंप्लीट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट आइए होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लीनियरली, नॉन लीनियरली क्या होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ 1, डिग्री ऑफ 0, होमोजेनियस डिग्री ऑफ 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। ठीक है, देखिए कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है जिसके अंदर की एक ही वेरिएबल नहीं है, कई सारे वेरिएबल है, 2 3 4 5 कितने भी अलग अलग, पहली बात तो ये। तो जनरली हम देखते हैं जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं, लेबर और कैपिटल। इसलिए जनरली कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आप वहीं पर पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये सारे फंक्शन, ऐसा नहीं है कि कॉप डगलस फंक्शन यूटिलिटी का नहीं होगा, यूटिलिटी फंक्शन भी कॉप डगलस हो सकता है, यूटिलिटी फंक्शन भी सीएस हो सकता है। इनका मीनिंग क्या है वो आप देखिए। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को केवल प्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ते हैं, हम यूटिलिटी में पढ़ते ही नहीं। जब आप प्रॉब्लम सोल्व करने जाते हैं आपके पास आ जाता है कि सपोज ए यूटिलिटी फंक्शन इज कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसके अंदर बताइए कि आपकी होमोजेनिटी क्या है, स्थिति क्या है, लीनियर है नॉन लीनियर। आपको लगता है तो होमोजेनियस कैसे होगा, है ना? ऐसा नहीं है, एक ये फंक्शन है। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। यही के यही फंक्शन फिजिक्स में भी यूज होते हैं, यही का ये फंक्शन, यही का ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइकोलॉजी फिलोसॉफी सब जगह यूज होता है। हर जगह पे मैथ्स यूज होती है और सब जगह एक ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो होमोजीनियस का मतलब है जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, सपोज आप उसको उसकी हर वेरिएबल को के यूनिट से बढ़ाते हैं और फंक्शन आपका के यूनिट ही बढ़ता है, यानी कि के टू द पावर 1 रहता है।
तो आप कहेंगे द फंक्शन इज लीनियरली होमोजीनियस। फिर दूसरा, अगर आप k यूनिट से फंक्शन को बढ़ाते हैं और फंक्शन k से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम कहेंगे द फंक्शन इज होमोजीनियस ग्रेटर देन 1, डिग्री ग्रेटर देन 1। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इकोनॉमिक्स में बोलते हैं। अगर एक से कम बढ़ रहा है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि सर यहाँ पे होमोजीनियस का क्या मतलब? होमोजीनियस का मतलब ये है कि अगर आप के को, यानी कि लेबर कैपिटल जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी उनको सबको मैंने के से बढ़ाया और इस के को मैं बाहर फैक्टर आउट कर सकूं, फैक्टर आउट कर सकूं मतलब कॉमन निकाल सकूं, उस फंक्शन से इस के को मैं कॉमनली बाहर निकाल सकूं, तो मेरा फंक्शन क्या कहलाता है? होमोजीनियस। ये डिग्री 1 का भी हो सकता है, 0 का भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 का भी हो सकता है, लेस देन 1 का भी हो सकता है, लेकिन सारे क्या कहलाएंगे? अगर आप कॉमनली के को फैक्टर आउट कर सकें, फंक्शन से बाहर निकाल सकें, तो ये होमोजीनियस कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए। नॉन होमोजीनियस क्या होगा? जब आप फैक्टर आउट नहीं कर पाए के को, तो नॉन होमोजीनियस। तो एक एक देखते जाइए। पहला वाला जो जेड फंक्शन है वो क्या है? लीनियरली होमोजीनियस है, क्योंकि डिग्री 1 का है। जब भी डिग्री 1 का होगा हम कहेंगे लीनियरली होमोजीनियस। डिग्री 0 का होगा तो क्या कहेंगे इसको? तो एन आपकी क्या कहलाती है? इसके अंदर एन आपकी डिग्री कहलाती है। ये एन आपकी डिग्री कहलाती है। सेकेंड वाला फंक्शन क्या है? देखिए, इसमें भी आप देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी के करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आप के स्क्वायर को फैक्टर आउट कर सकते हैं। ये देखिए, के स्क्वायर मैंने फैक्टर आउट कर लिया। जब मैं के स्क्वायर फैक्टर आउट करूंगा तो ये क्या होगा? होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। क्या बोलेंगे आप इसको? होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। अगला देखिए, इसको बताइए। तीसरा वाला फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितने का है? बताइए जल्दी, देखते बताइए। होमोजीनियस ऑफ डिग्री लेस देन 1.7 आ रही है इसके लिए। ठीक है, चौथा बताइए, चौथा कितने डिग्री का होमोजीनियस? बोलते जीरो वाला। अब समझ में आया होगा आपको जीरो क्या होता है। जब मैं एक्स और वाई दोनों को के से मल्टीप्लाई करूंगा और के की जो पावर आएगी वो बताएगी मेरी डिग्री, और अगर के बाहर फैक्टर आउट हो जाता है तो कहलाएगा होमोजीनियस। आई थिंक अब आपको इसका बिल्कुल क्लियर कट पता लग गया कि होमोजीनियस क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। के फैक्टर आउट हो गया मतलब होमोजीनियस, के फैक्टर आउट नहीं होगा। पांचवा एग्जांपल देखिए, क्या फिफ्थ एग्जांपल में के फैक्टर आउट हो रहा है पूरा का पूरा? नहीं हो रहा है, के अभी भी अंदर है। किसके साथ बैठा हुआ है? एक्स के साथ और वाई के साथ। तो ये आपका फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। This is not homogeneous because k cannot be completely factored out. ध्यान से देखिएगा, जब भी फंक्शन आपको दिया हुआ हो ध्यान से देखिएगा। अगर k फैक्टर आउट हो सकता है तो होमोजीनियस, k फैक्टर आउट होने के बाद उसकी जो ऊपर पावर आती है उतने डिग्री का, होमोजीनियस। फोर्थ केस में k की पावर 0 आ रही है तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में इसका सबका मतलब बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इकोनॉमिक्स में ये है, सीधा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखिए आप, 6। ये डिग्री कितने का है पहले बताइए? अल्फा प्लस बीटा, होमोजीनियस ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। अब ये अगर अल्फा प्लस बीटा मेरा ग्रेटर देन 1 आएगा तो क्या कहेंगे आप? होमोजीनियस ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 आएगा तो क्या कहेंगे? होमोजीनियस ऑफ डिग्री लेस देन 1। अगर अल्फा प्लस बीटा 0 आएगा तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। क्लियर हो गया? अब ये आपको बताता क्या है कि अभी क्या है? ये बताता है हमें रिटर्न्स टू स्केल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया अल्फा और बीटा का योग, तो आप कहेंगे इसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
लेस देन वन आ गया, सॉरी ग्रेटर देन वन आ गया तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लेस देन वन आ गया तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अगर इक्वल टू वन आ गया तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं आई थी। तो ये इसकी इकोनॉमिक्स में सिग्निफिकेंस है। हम यहाँ पर रिटर्न्स टू स्केल में बात करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, उसकी डिग्री और रिटर्न्स टू स्केल। अब आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए, दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब हम सीधा चलते हैं 6.9 पे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आपको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है और उसको ऑप्टिमाइज करना है, आपको उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम दूसरे फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, इसको भी हम वैसे के वैसे ही ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें है क्या, के टू द पावर अल्फा, के टू एल टू द पावर बीटा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करनी है आपको, क्यू के निकालिए, क्यू के निकालिए, क्यू के एल निकालिए, क्यू एल एल निकालिए, क्यू एल के निकालिए, इनको आपस में कंपेयर कीजिए अलग अलग वैल्यूज के ऊपर। इसमें प्रॉब्लम नंबर बी आप करिए 5 के टू द पावर 0.4 0.6। ये बताइए होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना है? इसकी पावर है 0.4 और 0.6, तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना हुआ ये? 1। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली होमोजीनियस। ठीक है, जो भी डिग्री 1 का होता है उसे लीनियरली होमोजीनियस कहा जाता है। अब ये आता है कि अल्फा और बीटा इसमें क्या बताता है, अल्फा और बीटा क्या बताता है? अल्फा देखिए, अब वापस इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। अल्फा के की पावर है यहाँ पर, बीटा आपकी एल की पावर है ना। मैं फंक्शन को उल्टा भी लिख सकता हूँ, ए एल अल्फा के बीटा भी लिख सकते हैं। जैसा फंक्शन लिखा होगा वैसे एक्सप्लेनेशन होगा। तो के यहाँ पर अल्फा के टू द पावर अल्फा है, इसलिए अल्फा आपका क्या होगा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, क्यों, क्योंकि ये के की पावर है। बीटा आपकी एल की पावर है, इसलिए आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर कहेंगे आपको आप इसको। तो ये दोनों जो यहाँ पर अल्फा बीटा है वो इलास्टिसिटी है, आउटपुट इलास्टिसिटी, यानी कि ये बताएगी आपको कि लेबर में मैं 1 यूनिट चेंज करूंगा तो मेरा आउटपुट कितना चेंज होगा, इसलिए आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर और कैपिटल। तीसरी जो इसके अंदर चीज आ रही वो इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्फा और बीटा दोनों की जो वैल्यू होगी इस कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, वो 1 से कम और 0 से ज्यादा होगी। कभी भी अल्फा बीटा या नेगेटिव नहीं होंगे और कभी भी अल्फा बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी। ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टी। तीसरा इसके अंदर जो है वो ए दिया हुआ है आपको। ए क्या चीज है, ए हमेशा पॉजिटिव होगा और ए किसे मापता है, ए इज एन एफिशिएंसी पैरामीटर रिफ्लेक्टिंग द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ए लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को बताता है और ये एफिशिएंसी पैरामीटर। ठीक है, अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स वगैरह हम सब पढ़ चुके हैं। अब आप सीधा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और इसके अंदर एग्जांपल नंबर 9 के साथ 9 को साथ में 10 को भी लगा दीजिए। लैग्रेंज फंक्शन बनाइए, उसे सॉल्व कीजिए।
देखिए क्लियर है ये? इसमें जो फंक्शन दे रखा है उसमें आपको बजट कांस्टेंट ऑफ दी गई है, पीके 3 है, पीएल आपका 4 है, तो आपका जो बजट कांस्टेंट इसमें अंदर बनेगा आपका, वो आ जाएगा आपका 3 के 4L बनेगा। और 108 से ज्यादा नहीं हो सकता आपके पास बजट। बजट किस चीज के लिए है ये? लेबर और कैपिटल को जो हम वेजेस और सैलरीज और ये दे रहे हैं, उनका इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके ऊपर कांस्टेंट लगा रखा है। 108 से ज्यादा नहीं दे सकते तो ये आपका जो बजट कांस्टेंट है उसको आपने इस प्रकार से लिख लिया, 108 माइनस 3K माइनस 4L, और ये आपका लैंग्वेज फंक्शन बना दिया। अब लैंग्वेज फंक्शन बनाने के बाद में आप वही सारी चीजें करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंडीशंस, और इनको आप निकाल दीजिए, चेक कर लीजिए इनको। ये हमने फर्स्ट लिए, इसके अंदर 3 आएंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, जब हम लैंग्वेज फंक्शन बनाते हैं ड्यू टू कांस्टेंट दिया हुआ होता है, तो तीसरा फंक्शन उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम कहते हैं लैम्डा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्यू के, क्यू एल और क्यू लैम्डा। ठीक है, जब आप क्यू के निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, केवल के को आपको वेरिएबल लेना है, इस पूरे फंक्शन में के वेरिएबल लेना है। के कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक तो के यहाँ दिख रहा है मुझे, और एक इसके अंदर के यहाँ 3 के साथ में दिख रहा है, बस इन दो पे बात करेंगे। तो आपके के यहाँ पे क्या आएगा, 0.4 आगे आ जाएगा, 0.4 माइनस 1, तो 0.4 माइनस 1 क्या है, नेगेटिव में आपके पास 0.6 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस 0.6, और एल आप 0.5 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 3 लैम्डा, इसी प्रकार से यहाँ माइनस 4 लैम्डा हो जाएगा, और ये एज इट इज 108 माइनस 3 के माइनस 4 एल। इन सबको आप क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इन सबको जीरो रखेंगे। इन सबको जीरो रख के मैंने इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद मेरे पास लेबर और कैपिटल का जो ये फंक्शन रेशियो है वो आ गया मेरे पास। यहाँ से मैंने एल और के निकाल दिया। एल और के जो मेरी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू आ गई 16 और 15, एल 16 आ गया, के 15 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फाइंड आउट करने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि किसके इक्वल हो रहा है, एम यू के अपॉन पी पी एम यू एल। ठीक है, ये इज इक्वल टू पी के बाई पी एल होगा। इसको आप एम आर टी एस भी लिखते हैं, हम जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इसको एम आर टी एस करते हैं, या तो सेक ऑफ सच कॉमनली लेने के लिए। तो ये आपका एम आर टी एस एल के और एल का जो रेशियो है वो पी के बाई पी एल होगा, जो हम इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ते हैं। इससे इसने इसको प्रूव भी कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसने जैसे इसको प्रूव कर रखा है और इसका इक्विलिब्रियम लेवल बता रखा है। इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होगा, जहाँ बजट लाइन इसके आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट लाइन दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, सॉरी टेंजेंट होता है। लास्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो कांस्टेंट, पूछिए। हाँ, देखिए माइनस साइन तो केवल क्या बताता है, माइनस साइन ये बता रहा है कि एक का दूसरे के साथ नेगेटिव रिलेशन है ना। माइनस साइन यहाँ पर इस कंडीशन में माइनस साइन क्या बताएगा, या एमआरएस के अंदर माइनस साइन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जब आप यूटिलिटी फंक्शन पढ़ रहे हैं तो माइनस साइन क्या बताता है। माइनस साइन केवल और केवल एक साइन है। साइन आपको क्या बताता है कि एक्स बढ़ने पर वाई घटाएंगे तो ही यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, ये माइनस साइन है। मुझे यूटिलिटी एक ही इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, यूटिलिटी कांस्टेंट रखनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं यूटिलिटी कांस्टेंट तभी रहेगी जब मैं एक ही इंडिफरेंस कर्व पे तभी रहूंगा जब एक्स बढ़ने पर मैं वाई को घटाऊं, ये माइनस साइन होता है बस। इससे ज्यादा माइनस की कहीं कोई रिलेवेंस नहीं है। तो माइनस ही आएगा ना, वो तो साइन तो माइनस ही आएगा, ये एक्स बढ़ने पर वाई घट रहा है। ये जब भी मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या इसको माइनस देखते हैं, जैसे अभी आपको मैंने नहीं बताया था, एक ऊपर आपने देखा था, आपने प्लस साइन देखा और माइनस साइन देखते हैं आपने बता दिया था सर ये कमोडिटी सब्स्टिट्यूट, और ये तो साइन आपको केवल और केवल एक सिंबल देता है, एक बताता है। वो इकोनॉमिक्स में कुछ बुक्स के अंदर इसको इतना ज्यादा वो ले रखा है, क्या पता क्यों उलझा रखा है उन्होंने इन सब चीजों को, माइनस साइन लेना है नहीं लेना है, तो उससे क्या स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहा है। जो साइन है वो तो वैसे आएगा, तो आएगा भी इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार का रिलेशन है, इसलिए ऐसा आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता ये। तो ये तो कई बार तो क्या होता है, माइनस माइनस साइन जब देखते हैं तो ये आपका आएगा ही, माइनस पी एल अपन पी के जब आप खुद भी सॉल्व करते हैं तो माइनस में ही आएगा। पर हम माइनस साइन इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन, इसलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों?
इधर ये नेगेटिव रिलेशन जब भी होगा तो ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली आएगा। ये देखिए एल और के आपस में एक दूसरे को, अगर आप एल बढ़ाएंगे और के कम नहीं करेंगे तो आप एक ही आइसो पॉइंट पे नहीं रह सकते, ऊपर वाले पे चले जाएंगे, इसलिए माइनस साइन है। ये भी सेम आपका है। दूसरा जो है वो ये आपका सी एस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये भी आप ऐसे जानते हैं सही। इसमें यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकती है, इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर ये इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन जीरो है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि आप एक एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो है। दूसरा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनफाइनाइट है तो आप फैक्टर्स को आपस में एक दूसरे के साथ परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। तीसरा, जब हम कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं तो इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन कितनी होती है बताइए कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में? 1 होती है, हमेशा 1 होती है। और एक जो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन जिसको कहा जाता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीईएस का मतलब ही है कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। तो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन आपका क्या होगा वो नीचे दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो मीनिंग है अल्फा बीटा की वो नहीं है जो कि ऊपर दिए हुए थे कॉप डगलस में। कॉप डगलस में उसका मतलब था लेबर और कैपिटल की इलास्टिसिटी, आउटपुट इलास्टिसिटी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए ए अल्फा बीटा तीन यहाँ पर भी सिंबल यूज किए गए हैं। इसमें इनका जो मतलब है उसमें ए का मतलब कॉमन है, ए वहां पे भी एफिशिएंसी पैरामीटर था, यहाँ पे भी एफिशिएंसी पैरामीटर, लेकिन यहाँ पर अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर का मतलब ये आपको ये बता रहा है कि रिलेटिवली के और एल का कितना यूज किया जा रहा है, कितना पोर्शन के यूज किया जा रहा है, कितना पोर्शन एल यूज किया। अगर 80% में के यूज कर रहा हूँ तो 20% एल यूज कर रहा हूँ। अगर अगर 40% के यूज कर रहा हूँ तो 60% एल यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अल्फा आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। दूसरा, यहाँ पर जो बीटा है वो आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। ये आपको ये बता रहा है कि वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। द पैरामीटर आर रेस्ट्रिक्टेड सो दैट ए आपका जो एफिशिएंसी पैरामीटर पहले भी ग्रेटर देन जीरो था, अभी भी ग्रेटर देन जीरो होगा। अल्फा जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, अल्फा और बीटा वहां पर कितने थे ध्यान है आपको, कॉप डगलस में अल्फा बीटा दोनों ही लेस देन 1 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। लेकिन यहाँ पर जो बीटा है जो कि आपका सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर कहलाता है, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन देता है, वो आपका ग्रेटर देन -1 होगा, ठीक है। और सीएस प्रोडक्शन फंक्शन आर ऑप्टिमाइज सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट, इसकी जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कहलाता है सीएस प्रोडक्शन फंक्शन। सीएस प्रोडक्शन फंक्शन एक क्या है, स्पेशल केस है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन। अब आप यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अगर कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन आपकी है उसको आप कांस्टेंट कर दें तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा। यही आपका सीएस फंक्शन। तो सीएस की आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सीएस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज 4kl प्लस 3l इज इक्वल टू 120, इसके ऊपर आप इसको मैक्सिमाइज करिए। वही की वही आपको काम करना है सीएस प्रोडक्शन फंक्शन में मैक्सिमाइज करने के लिए भी क्यूके क्यूएल और क्यू लैम्डा निकालना है, और निकालने के बाद फिर आपको एल और के की वैल्यू और लैम्डा निकालनी है, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हमें तो केवल वो देखना था। तो अब यहाँ तक आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए 6.12 6.1 से लेकर 6.40 तक आप सॉल्व करिए, मैं सीधा आपको 640 पे ले जाऊंगा, ठीक है। भरत जी जुड़ गए क्या, कल थे जो, आज नहीं जुड़े? जो कल थे वो आज नहीं, वो उनके आगे जाना पड़ेगा। चलिए, तो अभी मैं आपको यहाँ पर आप लोगों के साथ सभी के पास है ना इसकी पीडीएफ, पीडीएफ है, आप थोड़ी देर देखिए। मैं आपको 10 मिनट ब्रेक देता हूँ, अगर कोई ब्रेक लेना चाहे तो ब्रेक लीजिए, कोई जरूरी नहीं आप इनको सॉल्व करिए, बाद में ही देख सकते हैं। ज्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है,
ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स एक ट्रिक है, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, उसके बाद आप जितनी चाहे ट्रिक लगाइए, जितनी प्रॉब्लम चाहिए, आपको एक आईक्यू लेवल होना चाहिए और आईक्यू लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस के लिए ही प्रॉब्लम्स आपको दी हुई है। ठीक है? आपको ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन में परेशान नहीं होना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको समझने में परेशान होना है। अगर कहीं कोई प्रैक्टिकली आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको लेकर आप पैनिक होइए। लेकिन कैलकुलेशन करने में पैनिक नहीं होना। कैलकुलेशन तो अगर आपकी मैथ्स थोड़ी ठीक होगी, तो आप अगर आपकी ठीक नहीं होगी, तो आप वहाँ पे सीधी सिंपल अगर इक्वेशन है, तो उसको भी आप गलत ढंग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो वहाँ पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप मैथमेटिक्स में रखेंगे, तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगी, तो आप मैथमेटिक्स में गलतियाँ करेंगे। तो इसलिए आपको कांसेप्ट पता पता ल होना चाहिए, उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत के लिए कम करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तब उसी प्रॉब्लम के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए। तो आप थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम्स कुछ एक सॉल्व कीजिए, मैं सीधे प्रॉब्लम नंबर 40 पे आप लोगों को ले जाऊँगा, लेकिन 10-15 मिनट बाद, तब तक आप चाहें तो इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? आप अपनी-अपनी पीडीएफ से इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं अभी क्लास को अभी 10-15 मिनट के लिए वाइंड अप करता हूँ, फिर हम वापस जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू।